हेलो एवरीवन। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस पर बहुत प्यार दिया। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका फाइनल एग्ज़ाम है 19 तारीख को। तो मैं इस वीडियो में, खासकर बहुत सारे वीडियो वाले बनाते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं दिला सकता। यूट्यूब पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ला सकते, ठीक है। पर मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं का भी बच्चा फेल जरूर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके दो पार्ट हैं, एक है आपका मैक्रो, ठीक है, और एक है आपका डेवलपमेंट। तो इन दोनों की बात करेंगे हम। सबसे पहले मैक्रो को हम स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो में क्या पूछने वाली है हमसे सीबीएसई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैक्रो में जैसे आपको पता है कि हमारी कुछ यूनिट्स हैं। पहली यूनिट से हमारी नेशनल इनकम, दूसरी यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, तीसरी यूनिट है हमारी बजट, गवर्नमेंट बजट, ठीक है, चौथी यूनिट है हमारी नेशनल इनकम हो गई, मनी एंड बैंकिंग हो गई, गवर्नमेंट बजट हो गया, चौथी यूनिट है हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और पांचवी यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये आएंगे कितने चैप्टर की। नेशनल इनकम आएगी आपकी 10 नंबर की, मनी एंड बैंकिंग आएगी आपकी 6 नंबर की, बजट आएगा आपका 6 नंबर का, है ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आएगी 12 नंबर की, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसमें 2 चैप्टर होते हैं आपके, फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा आपका 6 नंबर का। तो टोटल हो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की डेवलपमेंट आएगी आपकी और 40 मार्क्स की मैक्रो आने वाली है, ठीक है। तो हम यूनिट बाय यूनिट समझते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चन मारती है। यदि आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं सारी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 10 से 15 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं गए। 10 से 15 नंबर आराम से आप अचीव कर लेंगे उन्हीं वीडियोस को देख के। तो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि मतलब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो सच में सीबीएसई पूछती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछती और मैं आपको कोई भी बताता जाऊं, सच में पूछेगी। आप यकीन मान के इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम में आप कुछ मत कीजिए, नेशनल इनकम की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं मैंने। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले एक गुड्स को पढ़ लीजिए आप, जितनी भी प्रकार की गुड्स हैं। दूसरा, कौन कौन सी गुड्स होती हैं ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि कैपिटल गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है। कोई भी एक, या तो फिर आपसे सीबीएसई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी, या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगी, या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ। गुड्स 100% आएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। अच्छा, ये टॉपिक जो है बहुत हिडन टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई इसके बारे में आपसे जरूर कुछ ना कुछ पूछती है, ठीक है। 100% पूछेगी इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज इसको कवर कर लीजिएगा आप। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ। जीडीपी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एक देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वैल्यू कितनी है, ये जीडीपी कहलाती है, ठीक है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। एक पर्सन के पास, हर इंसान के पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं है, ये वेलफेयर कहलाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 मिनट, जैसे कि मैंने 10 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की तो इससे मेरी जीडीपी बढ़ी, ठीक है। अब 10 ही लोग थे मेरी कंट्री में तो इससे वेलफेयर भी बढ़ गया। वेलफेयर बताया ना मैंने आपको कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इज कॉल्ड वेलफेयर ऑफ द कंट्री या वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब 10 गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, जीडीपी बढ़ी, और 10 को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गई। तो एक टॉपिक दिया है उसमें अंदर कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि जरूरी नहीं भैया कि हमारी जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी बढ़ जाती है, वेलफेयर कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी बढ़ जाती है, वेलफेयर पर कोई असर ही नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी कम हो जाती है और वेलफेयर बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वेलफेयर बढ़ जाता है, जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो कैसे, सुनिए आप ध्यान से। यदि मैं अल्कोहल का प्रोडक्शन करूं
ठीक है, एल्कोहल का प्रोडक्शन करूं, आप समझना मेरी बात, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब जीडीपी तो बढ़ जाएगी इससे, लेकिन वेलफेयर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो पहली चीज हो गई कि अल्कोहल के प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ना संभव है, लेकिन क्या होगा कि वेलफेयर आपका नहीं होगा। ठीक है, जीडीपी मैंने बताई ना आपको, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एक देश के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, पहला हो गया कि भैया अल्कोहल के प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन वेलफेयर जो है कम हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जिससे जीडीपी बढ़े लेकिन वेलफेयर पे कोई असर ना पड़े। जैसे कि हमने डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, बंदूकें बनाई, ये बनाया वो बनाया, तो उससे जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर पे कोई असर नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज ये हो गई, है ना। तीसरी चीज क्या होती है हमारी कि एक हम देखेंगे कि वेलफेयर बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वेलफेयर पे बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी पे असर नहीं पड़ रहा, ये कौन सी बात है, सही बात है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वाटर सिस्टम, पुराने जमाने में वाटर सिस्टम चलता है या फिर आज भी गांव में वाटर सिस्टम चलता है, तो वाटर सिस्टम पे यहाँ पर सब्जी वाला आया, टमाटर दे के चला गया, ठीक है, और हमारी दादी मम्मी या फिर पड़ोसी किसी ने उसको पैसे नहीं दिए, उसको क्या दे दिया, गेहूं चावल दे दिए। तो वाटर सिस्टम में क्या होता है कि हम वैल्यू नहीं लगा पाते किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, टमाटर प्रोड्यूस हुए, गेहूं प्रोड्यूस हुए, लेकिन वेलफेयर तो बढ़िया बढ़ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ गई आपकी। लेकिन जीडीपी तब बढ़ती है जब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रखी जाए, पैसों में रखी जाए, है ना, कोई वैल्यू हो उसकी। अब ना तो टमाटर की वैल्यू बची ना गेहूं की वैल्यू बची, आपस में दोनों का ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो वेलफेयर बढ़ा, इससे जीडीपी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो ये जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक्स को आप जरूर देख लीजिए। 3 नंबर का आएगा बेटा, ध्यान से देखना, है ना। उसके बाद तीसरा है नॉमिनल और रियल जीडीपी, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है इसमें, चौथा टॉपिक है आपका कि आप स्टॉक एंड फ्लो को देख लीजिएगा। स्टॉक एंड फ्लो पक्के में देख लीजिए आप, स्टॉक एंड फ्लो को। स्टॉक एंड फ्लो का जरूर क्वेश्चन आएगा। स्टॉक का मतलब होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं और इसको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। टंकी में पानी है, ये टंकी है आपकी, टंकी में पानी है, ये स्टॉक है। टंकी से पानी नीचे आ रहा है या टंकी में पानी जा रहा है, ये फ्लो है आपका, सिंपल है। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, इसको पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी हाँ, इसको पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे, इसको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे। फ्लो मेजर एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड स्टॉक मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद पांचवा टॉपिक क्या है, पांचवा टॉपिक तो आपको खुद ही पता है कि एक कोई न्यूमेरिकल आएगा, 100% आएगा। तो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स 2 टॉपिक से आ सकते हैं आपके। पहला टॉपिक, पहली मेथड है आपकी इनका, पहली मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरी मेथड है इनकम, दूसरी मेथड है आपकी प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड आप जिसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो नेशनल इनकम आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फ्लो में जो है ना, इंटरसेक्टरल फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो, सारे फ्लो को आप कर लीजिएगा। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, सारे फ्लो को आप कर लीजिए और ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी यूनिट उठाते हैं। दूसरी यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में क्या आ सकता है सर, मनी एंड बैंकिंग में देखिएगा आप, मनी एंड बैंकिंग में पहला टॉपिक पूछा जाएगा आपका, जो कि 100% तय है बैंकिंग वाले चैप्टर से। पहला टॉपिक पूछा जाएगा जो है क्रेडिट क्रिएशन, या जिसको मनी क्रिएशन भी बोलते हैं हम। आप इसकी प्रोसेस अच्छे से कर लीजिएगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में फर्स्ट पेज पर दी हुई है प्रोसेस। अब कौन करता है, ये कॉमर्शियल बैंक करती हैं, मनी को क्रिएट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, चेक के फॉर्म में क्रिएट करती हैं। इसको 100% करना है आपको, चेक के फॉर्म में क्रिएट करती हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं और लोन प्रोवाइड कराती है। तो कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, और लोन प्रोवाइड कराना। अब कभी कभी कोई पूछ लेता है, यदि ये कॉमर्शियल बैंक है तो पोस्ट ऑफिस को हम कॉमर्शियल बैंक क्यों नहीं बोलते। पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, बिकॉज जो भी इंस्टीट्यूशन है वो ये दोनों काम करना चाहिए उनको। पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बैंक नहीं बोलते, लोन थोड़ी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
तो क्रेडिट क्रिएशन को 100% करना है अपन को, है ना। तो इसमें दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका, दूसरा टॉपिक हो जाएगा, एक फॉर्मूला आता है K = 1 डिवाइडेड बाय CRR। CRR के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे डिमांड डिपॉजिट का जो भी क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट = 1/CRR मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कह लो या प्राइमरी डिपॉजिट कह लो, ठीक है, इसको करना है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मनी को करिएगा आप, फॉर्म्स ऑफ मनी करना है अच्छे से। और तीसरा करना है आपको, फॉर्म्स ऑफ मनी करना है। 4 प्रकार की मनी वाले चैप्टर में हर चीजें 4 हैं, टाइप्स ऑफ मनी 4, वाटर सिस्टम के ड्रॉबैक 4, है ना, सब चीजें 4 मिलेंगी आपको। फॉर्म्स ऑफ मनी के बाद आरबीआई के आप फंक्शंस भी कर लीजिएगा। आरबीआई के फंक्शन ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट, सारे फंक्शंस करना है आपको आरबीआई के। और 3 चीजें बता देता हूं आपको, बैंक रेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, आर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, और ओपन मार्केट ऑपरेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें पढ़ के जाना है, तो बैंकिंग के 6 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे आराम से। अब कभी कभी कोई बच्चे सोचते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, बैंकिंग वाले चैप्टर में आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो मैं आपको इन्फ्लेशन को बताता हूं पहले। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब आपके चैप्टर में बताया कि मनी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा। कैसे सर, पागल बना रहे हैं हम? नहीं, सिंपल काम क्या है इसमें कि यदि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है, समझना मेरी बात को आप, इन्फ्लेशन का मतलब तो समझ चुके ना, महंगाई है। लोगों के पास में 100 रुपये है, मतलब बहुत सारे रुपए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है आपको 50 रुपए की। अब गुड्स एंड सर्विसेज ये व्यक्ति खरीदने गया, 50 रुपए में खरीद लिया। प्रोड्यूसर सोचेगा यार बहुत खरीद रहा है ये, इसकी वैल्यू 60 रुपए कर दो, 60 में भी खरीद लिया इसने। इसकी वैल्यू 70 रुपए कर दो, 70 में भी खरीद लिया इसने। तो इन्फ्लेशन बेटा तब आता है जब हम चीजों को खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। तो इन्फ्लेशन का सुधार कैसे करें सर? कुछ मत करो, जो लोगों के पास में जो पैसे हैं, मनी सप्लाई जो ज्यादा है, उनके पैसे छीन लो। कैसे छीने? छीनने के लिए हमारी गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, और हमारी आरबीआई काम करती है। अब गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट का एक टाइप सुनिए आप। पहला है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है साहब इन्फ्लेशन के टाइम पर। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स बढ़ाने से सिंपल काम ये होता है कि लोगों के पास 100 रुपए थे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मान लो 100 रुपए की मिल रही थी। यदि 100 रुपए थे इसके पास तो 100 रुपए में खरीद ले रहा था। अब ये 200 की करने वाला है, प्रोड्यूसर जो है 200 की कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन यदि गवर्नमेंट ने इसके 20 रुपए छीन लिए, ठीक है, अब ये दुकान पे नहीं जा पाएगा। टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, ला भैया 20 रुपए मुझे भी दे, टैक्स बढ़ा दिया तो ये 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं पाएगा। खरीद नहीं पाएगा तो प्रोड्यूसर का क्या दिमाग चलेगा? प्रोड्यूसर सोचेगा अरे यार अब तो खरीद लो, 80 रुपए में खरीद लो, चलो 80 रुपए भी नहीं है हमारे पास बाई चांस, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है तो 60 रुपए हमने उसको दे दिए। प्रोड्यूसर सोचेगा 50 में ले जाओ, तो हमारा टारगेट तो पूरा हो गया ना कि प्राइस कम करना है हमें, इन्फ्लेशन कम हो गया, आपका प्राइस कम हो गई। तो सीधी सी बात ये है कि जब भी इन्फ्लेशन आए तो इन्फ्लेशन में आप उसको छीन लीजिए। आप किसको छीन लीजिए? पैसों को छीन लीजिए, बस बात खत्म। तो 2 पॉलिसीज बनाई है हमारी, गवर्नमेंट ने भी बनाई है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको आरबीआई बनाती है, ठीक है। ये 2 टॉप मनी एंड बैंकिंग आपका कंप्लीट हो गया। तीसरी जो यूनिट है वो है आपका बजट। बजट में जो 100% टॉपिक आने वाला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। 100% आप लिख लीजिए इसको, 100% पूछा जाएगा, चाहे वो 1 नंबर में हो, चाहे वो 2 नंबर 3 नंबर में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 6 में हो। बजट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका टैक्स। टैक्स के बारे में जरूर पूछती है सीबीएसई। तीसरा टॉपिक है डेफिसिट्स के बारे में, जितने भी प्रकार के डेफिसिट्स हैं उनको जरूर करके जाना है आपको। फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट है, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट है, उसके बाद बजट डेफिसिट है। इन सबको करके जाइएगा, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। 3 टॉपिक ही पढ़ लीजिए बजट में, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे आप, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। बजट
छह नंबर में से 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए इन तीनों टॉपिक्स में, लेकिन इनको बहुत गहराई से पढ़ना है। हम आज की रात बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या बनता है, नेक्स्ट यूनिट क्या बनती है हमारी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में से क्या पूछेंगे सर, बहुत टफ लगती है हमें ये यूनिट, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है हमें। पहला इसमें काम करना है अपन को, पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि जो आपका 7th चैप्टर है टीआर जन से यदि आप पढ़ रहे हो तो 7th जो चैप्टर है उसमें से आप ये वाले फॉर्मूले को जरूर कीजिएगा, C = C बार प्लस B बाय, है ना, या फिर S = S बार प्लस 1 माइनस B बाय, इसको जरूर कीजिएगा आप, है ना। 4 चीजें और बता देता हूं मैं आपको, इनको जरूर करना है, APC, APS, MPC और MPS, इनको 100% करना है, बस ये काम हो जाएगा। और कंजम्पशन फंक्शन को कर लीजिएगा, प्रोडक्ट्स कंजम्पशन फंक्शन को करना है और सेविंग फंक्शन को करना है, कुछ नहीं है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, सेविंग फंक्शन हो गया। फंक्शन जिसके आगे लग जाए मतलब कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी के साथ पॉजिटिव संबंध बनाए हुए है, पॉजिटिव रिलेशन बनाए हुए, पॉजिटिव रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा साहब, ठीक है, डन। ये हो गया तुम्हारा 7 चैप्टर। अभी एग्रीगेट डिमांड खत्म नहीं हुई हमारी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अजीब सी यूनिट है ये, कोई बात नहीं, ये आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 100% इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ज्यादा टफ नहीं आने वाला हमारा चैप्टर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जरूर कीजिएगा, K = 1/1 माइनस MPC, K = 1/MPS, ठीक है, K = चेंज इन बाय अपॉन चेंज इन आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल है, द रेशियो बिटवीन एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, बात खत्म। अब K और MPC में क्या रिलेशन होता है, तो K और MPC में बेटा MPC बढ़ेगा ना तो K भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन। K और MPS में क्या रिलेशन होता है सर, कुछ नहीं होता, K MPC जब कम होगा तो K बढ़ जाएगा साहब, ठीक है, और MPS जब कम होगा तो K बढ़ जाएगा, MPS जब बढ़ेगा तो K कम हो जाएगा, सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, ये खत्म हो गया आपका। एक और चीज, एक कहीं भी आपको एक मैकेनिज्म नाम का शब्द मिले ना, मैकेनिज्म, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पूछने वाला है। क्या क्या पूछने वाला है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ा और फिर इनकम बढ़ी, कैसे, मैंने यदि इन्वेस्टमेंट किया, मैंने फैक्ट्री खोली तो वहाँ वर्कर काम करने आएंगे, वर्कर की इनकम बढ़ेगी, वर्कर इनकम ले जाएंगे तो कंजम्पशन भी करेंगे साहब, घर बाहर जाके कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो दुकानदार है उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट का चेंज होना, ये मैकेनिज्म कहलाता है आपका, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड का ही। एग्रीगेट डिमांड का एक लास्ट टॉपिक बचा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बेटा अच्छे से कर लीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपकी 100% आएंगी, 100% ही आएंगी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? द पॉलिसी व्हिच इज मेड बाय द आरबीआई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, द पॉलिसी व्हिच इज मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब एक मिनट, मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है वो होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का जो टारगेट होता है वो होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना ही है, लेकिन साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टारगेट जो भी कुछ समझे आप, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ग्रोथ भी करना है। तो गवर्नमेंट के डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करना और ग्रोथ करना। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर से भी आ जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है। तो दीज आर द टॉपिक फ्रॉम योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स
आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्रीगेट डिमांड में, कहीं से भी आपके 10 मार्क्स नहीं छूट सकते। मैंने क्या बोला है, आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए चाहे ना आए, लेकिन आप पास जरूर हो जाएंगे इन वीडियोस को देखकर, इस वीडियो को देखकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या होता है, लास्ट टॉपिक बचा है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। 2 चैप्टर है ये, एक है आपका बीओपी। देखो बेटा ऐसा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में आप कुछ मत कीजिएगा, इन चारों लोगों को पढ़ लीजिए अच्छे से। डिवेल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है, बस ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इन 4 चीजों को पढ़ना है। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बेटा ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन पूछेगा कि बाई चांस फॉरेन करेंसी जो है वो डिवेल्यूएट हो जाती है, या फॉरेन करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी में थोड़ा सा फर्क समझिएगा आप। डोमेस्टिक करेंसी मतलब मेरी करेंसी, फॉरेन करेंसी मतलब बाहर की करेंसी। यदि डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है, देखो ये 2 खराब वर्ड हैं, वैल्यू कम होना, वैल्यू कम होना, गवर्नमेंट के द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। यदि मेरी करेंसी डिवेल्यूएट हो जाती है तो नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी करेंसी डिवेल्यूएट हो जाती है तो इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए इधर, यदि मेरी करेंसी डिवेल्यूएट हो गई मतलब सामने वाले की जो प्राइस है वो बढ़ गई, मतलब मैं कहीं ना कहीं से पहले 50 रुपए दे रहा था, अब मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो प्राइस बढ़ गई। तो 11वीं में अपन क्या पढ़ते थे, 11th में, प्राइस बढ़ी, समझना ध्यान से, प्राइस बढ़ी तो बोलेंगे हम कि डिमांड कम करेंगे साहब और सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो आप सीधा सा कर दीजिए, जब भी मेरी करेंसी डिवेल्यूएट होगी या डेप्रिसिएट होगी तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट को कम कर दूंगा, डिमांड मतलब इंपोर्ट को कम कर दूंगा और सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ा दूंगा, सिंपल है। जब मेरी करेंसी डिवेल्यूएट होगी, सामने वाले की प्राइस लिखिए, ये सामने वाले की प्राइस बढ़ रही है, मतलब डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। अब इसमें क्या है, जब भी मेरी करेंसी डिवेल्यूएट होती है, यदि बाई चांस आपको पता चल गया कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, और जब भी आपको पता चल गया कि इंपोर्ट को बढ़ाना है या कम करना है, इंपोर्ट यदि आपके बढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, यदि इंपोर्ट आपके कम हो रहे हैं तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, बात खत्म। यहां पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें, ये दोनों चैप्टर मिला के 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बीओपी में से देखते हैं अपन, बीओपी में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी चीज हमने एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, बाई चांस मैंने बाहर से लोन लिया, तो लोन लिया तो वो बोलेगा कौन से अकाउंट में आएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। लोन लेना क्या है, लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है। जो भी चीजें लायबिलिटीज को बढ़ाए या कम करें, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेट करती हैं कैपिटल अकाउंट से। अब इसमें क्या हो रहा है, लोन ले रहा है मतलब मेरे पास इनफ्लो हो रहा है डॉलर का, इनफ्लो हो रहा है डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का। तो मैं क्या करूंगा, इनफ्लो, जब भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आए, आपको लगे कि इससे तो यार मेरे पास डॉलर आ रहा है, मतलब हमारी कंट्री के पास डॉलर आ रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री के पास डॉलर आ रहा है, तो बेटा आप इसको प्लस कर दीजिए और क्रेडिट आइटम बना दीजिए और बोलिए कि कैपिटल अकाउंट में आएगा। यदि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बोला कि मशीन का हमने इंपोर्ट किया, मशीन का, तो ये किस अकाउंट में आएगा। अरे मशीन असेट नहीं है, हम कॉमर्स वाले ज्यादा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। मशीन असेट नहीं है, मशीन है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स है, तो ये काय में आएगा, ये आएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अकाउंट रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिलेटेड टू द असेट एंड लायबिलिटीज। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद अपन को देखना है, बस ये टॉपिक पूछे जाएंगे और एक न्यूमेरिकल आएगा आपका। न्यूमेरिकल कहां से आएगा, न्यूमेरिकल आएगा बेटा कौन से, बीओपी से। बीओपी से एक न्यूमेरिकल आएगा जो कि कहां से रिलेटेड रहेगा, आपका रिलेट करेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड से। बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेटा अच्छे से देख लीजिएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ना कि सर्विसेज। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन दोनों का जो अंतर है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं बड़े शॉर्ट में। डेवलपमेंट के इन टॉपिक्स को जरूर स्किप मत कीजिएगा, प्लीज पढ़ के जाइएगा आप। तो डेवलपमेंट में सबसे पहला टॉपिक है आपका, सारी डेट्स पढ़िएगा, जितनी भी डेट्स हैं। दूसरा
सारी डेट आपके 2-3 नंबर दिलाएंगी ये डेट, ठीक है। उसके बाद आप जमींदारी सिस्टम को पढ़िएगा। तीसरा जमींदारी सिस्टम हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा आपको। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को पढ़िएगा, ठीक है। 5 ईयर प्लान को पढ़ना है आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद SSI को पढ़िएगा अच्छे से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 7वां टॉपिक है कि आप 1991 के जो बैड या फिर बोल लो आप बैड और गुड इम्पैक्ट जो दिए हैं उनको पढ़ के जाइएगा, बैड एंड गुड इम्पैक्ट, ठीक है। 8वां टॉपिक है LPG को अच्छे से पढ़िए। आप एक नाइट में ये वीडियो देख के आराम से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 9वां जो है 9th टॉपिक है आपके पास बेटा, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। प्राइवेटाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे जो जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका 1991 हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगला चैप्टर है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से आप एजुकेशन को अच्छे से कर लीजिए। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसके आप इंपोर्टेंस जरूर पढ़िएगा। इंपोर्टेंस जो भी हो उनको जरूर पढ़ना है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं आपसे, यदि आप देखेंगे तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 10वां। अगला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट में से रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग को पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। मार्केटेबल सरप्लस, तो मार्केटेबल सरप्लस होता है यदि किसान ने 80 क्विंटल गेहूं उगाए हैं, उसमें से 10 क्विंटल वो घर में रख लेता है, तो जो 70 क्विंटल बचे वो उसका मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। ऐसे फूड ग्रेन्स जो किसान मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है उन्हें हम मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं। खत्म बात, ठीक है। ये हो गया आपका 12वां, इसी में है अंदर, ठीक है। नाबार्ड को नहीं भूलिएगा आप, नाबार्ड को पढ़ के जाइएगा। नाबार्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको जरूर पढ़ के जाइएगा आप। नाबार्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है नाबार्ड हो गया आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर आता है। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आप कैजुअलाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ हो गया। और लास्ट में जो पॉलिसीज दी हैं, जो मेजर्स दिए हैं, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में जो बचा आपका एनवायरमेंट और इंडिया चाइना पाकिस्तान, तो एनवायरमेंट वाले वो तो इजी चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन 2 स्टोरी मत छोड़ के जाइएगा आप। एक है आपकी चाइना की स्टोरी और एक है आपकी इंडिया की स्टोरी, सॉरी पाकिस्तान की स्टोरी। ये दोनों स्टोरीज को आप छोड़ के मत जाइएगा, इन दोनों की स्टोरी पढ़ लीजिए, शॉर्ट में ये कवर कर देंगी आपकी सब कुछ, ठीक है। और आपको लिखना कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन आता है, सीबीएसई क्या करती है, आपके दिमाग में एक सर्कल बना देती है, भैया तू इतने इतने लिखना, हम तेरे मार्क्स काटेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी एक लाइन बोली उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन एक वो निकालते हैं, एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, जैसे अब देखिए आप, एक टॉपिक देखते हैं अपन इसमें। ये है, द सेंट्रल बैंक नीड्स टू इंटरवेन अंडर द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड रीजन। तो हमको कुछ नहीं करना है वो सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक मैनेज फ्लोटिंग करती है, तो सबसे पहले
आप कोई भी चीज मिले आपको तो उसकी डेफिनेशन जरूर बताइएगा। आप पहले सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन बता, डेफिनेशन पहले लिखना है हर एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन हो उसमें डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा आप। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखना है, मैनेज फ्लोटिंग की डेफिनेशन लिखना है, फिर ये बताना है कि आरबीआई सच में मैनेज फ्लोटिंग का काम करती है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से इसको मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, ठीक है। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ऐसा भी आप लिखोगे। क्या करती है आरबीआई, जिसके पास डॉलर आता है हमारी कंट्री में, उससे आरबीआई डॉलर ले लेती है कॉमर्शियल बैंक की मदद से, ठीक है। और जिसको इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसको डॉलर प्रोवाइड करा देती है, ताकि जो है आरबीआई को या फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो मैनेज रहे, इसलिए हम इसको मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम बोलते हैं। बात खत्म। अब देखिए आप कौन से यूनिट से आपका न्यूमेरिकल आया था, ये देखिए आप, गवर्नमेंट प्रोवाइड द एसेंशियल आइटम लाइक फूड ग्रेन ऑलमोस्ट फ्री टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। 4 नंबर में पूछा है, ये तो हमें पता है कि ये वो वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कास्ट से रिलेटेड है ये। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कौन सा है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब इतना लिख के थोड़ी हम काम चलेगा हमारा। सबसे पहला हमारा क्या काम है, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बताएंगे कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंपल है कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, अपने बजट को वहां काम में लेती है जहां पर गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हों। एक है स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए, ठीक है, और एक हमारे देश की ग्रोथ हो, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद यहां देखेंगे आप, ये भी गवर्नमेंट बजट से लिया गया। हाई टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप एम्स टू अचीव द रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। इसको समझाना है आपको। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नहीं करती, टैक्स लेती है, ठीक है, जो अननेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड कराती है जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है ना, और गवर्नमेंट वेलफेयर भी कर लेती है इससे, ठीक है। तो हमें काम क्या करना है बेटा, हमें काम ये करना है कि प्रॉपर लिख के आना है पहली चीज, ठीक है। डेफिनेशन बना के आना है पूरी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा आप। 2 पॉइंट या आपको याद नहीं आ रहे हैं, जितने मार्क्स का पूछा जाए उतने मार्क्स आप उतने आप पॉइंट्स बनाएंगे, और 2 पॉइंट जरूर बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में, एक डेफिनेशन और एक कंक्लूजन। मुझे उम्मीद है आज की रात आप पूरा ये टॉपिक जो बताए हैं आज पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है, जिससे आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, थैंक यू।